अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो प्रोग्राम बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। आज के दिन 64,600 अबव पॉइंट्स पे मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मींस 697 यानी कि 700 से जस्ट 3 पॉइंट्स लेफ्ट हमने क्लोजर किया। इट मींस के तकरीबन 700 पॉइंट्स का इजाफा आज के दिन देखा गया। 64,000 के लेवल को मार्केट ने एक दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ हम कह सकते हैं एक विटनेस किया। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन द मार्केट आज काफी हद तक देखी गई। बायर्स ये जो सीरियस जो बाइंग करते हैं उनके पार्टिसिपेशन देखी गई। डेली डे ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए तो वो भी आज ये चार्म भी हमने मार्केट के विटनेस किया। और साथ साथ द स्टैटिस्टिक्स आज के दिन हमने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में काफी हद तक एक ऑप्टिमिज्म देखा। इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस, दोबारा से एक बुल रन और दोबारा से एक रैली जो कि काफी अरसे से हम विटनेस कर रहे थे, अब आने वाले दिनों में मिस कर रहे थे, आज विटनेस करेंगे। और साथ साथ अब ये वीक का सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं डे है और फिर कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो उसके अंदर भी उम्मीदें हैं कि मार्केट दोबारा अपने 65,000 के ऊपर जाएगी, 65,000 के लेवल को टच करेगी और साथ साथ यहीं से एक मार्केट के अंदर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी। सो यकीनन ये भी एक एक्सपेक्टेशंस है और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर हो। और भी चीजें हैं, न्यूज हैं जो प्रोग्राम में हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे, आगे भी डिटेल बताएंगे, लेकिन एक बड़ा एक पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बिजनेसेस के हवाले से। बिजनेसेस ग्रोथ जो काफ़ी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं लेकिन उनके अंदर वैल्यू एडिशन जो हो रहा है उनके लिए काफ़ी एक हम कह सकते हैं क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। एक एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और फिर फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट को बढ़ाना और उसमें क्वालिटी कंट्रोल करना, उसके साथ साथ उसके जो क्वालिटी मेजर्स हैं उनको भी एक मेक श्योर करना ये ज़रूरी है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द हर्डल्स एक्चुअली, क्योंकि एक ऑब्स्टेकल्स हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता, तो हम अब वो डिस्कस करेंगे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हर्डल्स मौजूद हैं। और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अंजुम निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं अंजुम साहब से पूछना चाहूँगी, सर वेरी वार्म वेलकम इन द न्यू ईयर। आप फर्स्ट टाइम आफ्टर 2024 में आए, तो इकोनॉमिक कंडीशन आप कैसे देखते हैं और जो एक्सपेक्टेशन 2024 से हैं वो आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि 2023 का आगाज़ एक नेगेटिविटी के साथ हुआ, बहुत सारे डिफॉल्ट्स के रूमर के साथ हुआ, क्लोजर पॉजिटिविटी के साथ हुआ। हमने इख्तितामी तौर पे देखा कि बहुत ही अच्छे स्टैटिस्टिक्स थे। 2024 के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जहाँ तक 24 का ताल्लुक है, पहले आपने जो 23 की बात की, बिल्कुल सही बात है। एक नेगेटिव ट्रेंड था, ऑप्टिमिज्म नहीं था, आपकी करेंसी मैसिव डिवैल्यूएशन हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी, आपकी रेमिटेंस नहीं बढ़ रही थी। लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों से जब से करेंसी में स्टेबिलिटी आई है, आप IMF के प्रोग्राम में गए हैं और IMF ने आपका प्रोग्राम अप्रूव किया और ये चलेगा। कल भी एक शायद आज रिलीज़ हो, आज स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हुआ था, आज एक इंस्टॉलमेंट वो एक्सेप्ट करके रिलीज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आपने देखा, स्टॉक मार्केट में अच्छा गया, पॉजिटिव। आज भी आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा है कि पॉजिटिव रही है अराउंड 700, विच इज़ अ गुड फैक्टर। मुझे लगता है इंशाल्लाह इलेक्शन अगर होंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का है और ये हमें इलेक्शन में जाना भी चाहिए, और इलेक्शन बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो मैं अच्छी बेहतर नताई देख रहा हूँ आने वाले महीनों में। कोई बहुत क्वांटम लीप हम चेंज नहीं देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे। जहाँ भी दुनिया में स्टेबिलिटी होती है, किसी भी इकनॉमी में कोई स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट में देखा कि 64-65 के करीब हम टच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और आगे भी अच्छा लगा। अगर चूँकि ये जो आज जो तेज़ी आई है उसके पीछे यही शायद अंदाज़ा था, मार्केट जो इन्वेस्टर थे उनका ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जब भी अनाउंस होगी उसके अंदर शायद वो आधा 1% कमी देख रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट है उसमें तो बहुत मुश्किल है, अगर 1% भी कम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि शायद ये इस साल कोई 20% में जाए, नेक्स्ट ईयर 17% देख रहे हैं, विच इज़ वेरी हाई। बट अगेन अगर जिसे जब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो साथ साथ ऑप्टिमिज्म भी आता है, इन्वेस्टर भी बाहर निकलता है। हमें FDI की बहुत ज़रूरत है, FDI में कमी निस्बतन है और बहुत महदूद है 2-3 सेक्टर्स में। तो हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हमें FDI की बहुत ज़रूरत है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज इस मामले में बहुत आगे हैं, उनका परसेप्शन
या उनकी ग्रोथ रेट हमसे कहीं आगे है। तो हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने एक्सपोर्ट की बात भी की, तो एक्सपोर्ट के अंदर नवंबर में अच्छे फिगर्स आए हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली जो भाई एक्सपोर्ट्स है वो खाली दुनिया के अगर 15 मुल्क में देखें तो भाई 85% एक्सपोर्ट 15 बड़े मुल्कों में चली जाती हैं, और बाकी 15% एक्सपोर्ट है जो 85 जाती है 15 मुल्कों में, और बाकी 15% 16% 17% जाती है बाकी 100 ममालिक में या 80 ममालिक में। तो हमें यहाँ भी तवज्जो देनी है, एक्सपोर्ट लाजमी बढ़ानी है, वही एक जरिया है। आपके पास दो जरिए इनकम के, एक आपकी रेमिटेंस है, रेमिटेंस बढ़े, और रेमिटेंस का पैसा भी प्रोडक्टिव की तरफ जाए, ये नहीं कि उसके प्रॉपर्टी लेके हम डाल दें। तो मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीने में स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। दिस इज अनदर क्वेश्चन, अनदर पॉइंट आई विल आस्क यू लेटर। मैं अफीफ से पूछना चाहूंगी, अफीफ आप क्या समझते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए 2024 में हमें ये अहद करना होगा और इस चीज़ पर ही एक्चुअली चलना होगा कि हमें एक्सपोर्ट के नंबर्स अब डेली बेसिस पे इंक्रीज करने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, की फैक्टर्स आपकी नज़र में हैं जो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप कर सकते हैं? देखिए, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, सबने ये बहुत ज़ोर शोर से बोला कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन क्या स्टेप्स लिए गए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? देखिए, हमने आज तक जो है वो पूरा अपना जो एक्सपोर्ट्स है ना वो छोड़ी हुई है टेक्सटाइल सेक्टर पे, लेदर सेक्टर पे। आप किसी और सेक्टर को क्यों नहीं डेवलप करते एक्सपोर्ट्स के अंदर? आज हम पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जीरो इंसेंटिव है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं हुआ कि किसी नए मुल्क के अंदर एंट्री दी जाए। हमारे कमर्शियल अटैचीज जो है वो दुनिया के कई 100 मुल्कों में हैं, डिफरेंट एरियाज में है, पर हमें कभी नहीं हुआ कि जी आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट करें। तो हमें फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिस तरह SIFC बनाया है इनको बाय एंड लार्ज आपको अपने ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कोई एक्सपोर्ट करने के लिए। यू आर सेइंग दैट एग्जैक्टली। तो जिस तरह SIFC बनाया गया तो इसको और फोकस करें कि जो हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करें, इसकी मार्केट आइडेंटिफाई करके जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उनको नॉलेज दें, उनको जो है वो एक आगे का फ्यूचर प्लान बताएं कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बोले एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जादू से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए होगी, आपको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए होगा, आपको इलेक्ट्रिक और गैस प्राइसेस में स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो जब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट आएगा तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। राइट, आपने एक्सपोर्ट्स का ही जिक्र किया, तो पाकिस्तान की अगर सिर्फ यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट्स देखी जाए तो 8.4 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है। तो अफीफ, व्हाई नॉट टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल को क्यों ना सपोर्ट की जाए? टेक्सटाइल को 100% सपोर्ट की जाए, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल को सपोर्ट नहीं की जाए। आप जो पॉलिसी लाए वो एक्सपोर्ट पॉलिसी लाए, आप 5 सेक्टर पॉलिसी। अगर यूरोपियन यूनियन को हम 8.4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल से कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज एंड हेफ्टी अमाउंट, और एक इंडिविजुअल सेक्टर से हमारी अर्निंग हो रही है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम टेक्सटाइल के अलावा और किसी और सेक्टर से ये एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते? हम फिशरी से एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं कर सकते? हम फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, हम उससे क्यों नहीं कर सकते? इसको भी रखें और उनको भी स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही हम ये तो है ही नहीं कि हमें आज जो है वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बंद कर दें, लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए, टेक्सटाइल की भी अपनी लिमिटेशंस हैं जी, तो आप कितना उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे? फिर टेक्सटाइल में आपके पास इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से बहुत मेजर कंपटीशन है, तो आप ऐसी नीश मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पे आपके पास कंपटीशन कम है। आज हम पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके में, कनाडा में, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम यूके कनाडा गए, हमने देखा हमें एक्सपोर्ट में बेनिफिट है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से बल्क ऑर्डर्स ले रहे हैं। और पेपर एंड प्लास्टिक पेपर पैकेजिंग के अंदर तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 है। अगर आप ओवरऑल पैकेजिंग एक्सपोर्ट में देखेंगे तो हम नंबर 3 है, और हमारे साथ जो ग्रुप्स हैं जो नंबर 1 पे है वो गेट्रॉन, वन ऑफ द बिग ग्रुप्स, उसके बाद चिराड पैकेजेस, अनदर लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इन कंपनियों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है? ऐसी कंपनीज को और क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि काफ़ी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं अंजुम साहब से बोलना चाहूँगी, अंजुम साहब, चाइना को अगर हमारी टोटल नॉट ओनली टेक्सटाइल और तमाम एक्सपोर्ट को मिलाया जाए तो तकरीबन 2.9 बिलियन डॉलर्स दिखाई देती है। अब देखिए, चाइना से हमें बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट है, हमने जो उन्होंने बातें की हैं, देखिए हमें एक तो एक्सपोर्ट कल्चर क्रिएट करना होगा मुल्क में, एक्सपोर्ट कल्चर, हर बंदा एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, और ये एनवायरनमेंट गवर्नमेंट से ये नहीं कहा, इन्होंने तो कोई अपनी बात में ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे दे, गवर्नमेंट इनको एक एनवायरनमेंट दे, कंडीशन एनवायरनमेंट दे, इनकी हेल्प करे थ्रू, जैसे इन्होंने काउंसिल जनरल्स की बात की, वो बैठे हमारे ट्रेड कमिश्नर क्या कर रहे हैं। तो और जो टेक्सटाइल की बात की मैं उससे एग्री करता हूँ, टेक्सटाइल बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर, आपने सही कहा 8.4 बिलियन डॉलर, लेकिन अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में US एम्बेसडर, EU की एम्बेसडर आई हुई थी राइना, तो वो तो उन्होंने यही कहा, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा,
वो कहेगी कि हमें ना टेक्सटाइल के अलावा वहाँ बहुत पोटेंशियल है जो उन्हें आपको जीएसपी प्लस दिया हुआ, खाली टेक्सटाइल के लिए दिया हुआ, इतने आइटम्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोचेगा कोई एक बुरा साल आ जाए तो पाकिस्तान में बहुत, पाकिस्तान तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता कि अगर खुदा ना खासा कॉटन क्रॉप आपकी अच्छी नहीं होती, खुदा ना खासा फ्लड्स आ जाते हैं, तो नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो नहीं हमने हर चीज़ को एज ए बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस हमने देखना। अच्छा फिर हमने बहुत बड़ा सेक्टर एक्सपोर्ट के अलावा बहुत बड़ा सेक्टर जो हमारे यहाँ बेस तवज्जो उस टाइप की नहीं, जो अब गवर्नमेंट हमने देखा कल इन्होंने स्टार्टअप फंड्स दिए 2 बिलियन रुपीस फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान इन द हिस्ट्री, ये पहली बार ऐसा हुआ स्टार्टअप। ये बहुत अच्छी बात है, जो अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई गवर्नमेंट हो अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें तो बिजनेस के हिसाब से देखना होता है। अब वो अगर इंडिया 180 बिलियन डॉलर कर रहा है, हम उनका अगर आबादी के हिसाब से अगर हम 1/6 है 7th 8th में, तो 15-20 बिलियन डॉलर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على अनसर्टेनिटी और ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एनर्जी कॉस्ट, उनको अनसर्टेनिटी की वजह से वो इतने ऑर्डर नहीं देते, वो खाली कवर करते हैं पाकिस्तान को एज ए स्टैंड बाय कि हमें यहाँ से मिल जाए। तो हमारी मार्केट एक्चुअली बहुत बढ़ सकती है। हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी होगी। लेबर हमारा को लेबर ट्रेनिंग हो, हमारी इकोनॉमिक एनर्जी कॉस्ट कम हो, हमारा परसेप्शन अच्छा हो, ब्रांडिंग अच्छी हो, तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ गुड पोटेंशियल। राइट, अंजुम साहब ने कुछ मोटे मोटे से पॉइंट्स रेस किए हैं और बहुत ही की फैक्टर्स हैं ये। अफीफ, आप क्या समझते हैं ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जरा थोड़ा सा एक मॉडिफाई करें कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं कि इस चीज़ की ब्रांडिंग अच्छी हो। और दूसरा ये कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट का इन्होंने जिक्र किया, इन्फ्लेशन का जिक्र किया। इन्फ्लेशन हमारी 38% यानी कि हिस्टोरिकली हाई, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमने अपनी तारीख में नहीं देखी, लेकिन 38% को हमने 28%, 27% में भी तब्दील किया और इसी साल के एंड में 27% हुआ। लेकिन इंटरेस्ट रेट वेयर एज वो वहीं के वहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी तक 22% से अभी तक नहीं गिरे। तो ये भी प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट हमें गिराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपके शो में ही कहा था कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जहाँ पे आपका
आपकी ब्लैक इकोनॉमी इज एज बिग एज योर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। आप पैसे की सप्लाई को इंटरेस्ट रेट से नहीं रोक सकते, क्योंकि लोगों के पास ब्लैक का पैसा है, वो बैंक में रख के इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमा सकते, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं कर सकते। तो जो मेजर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे और सेविंग ज्यादा कर देंगे कि सेविंग पे रिटर्न आ रहा है। लेकिन जब आपके पास वो पैसा आप सेविंग में डाल ही नहीं सकते, तो वो पैसा तो आपका एक्सपेंडिचर में रहेगा ही रहेगा, तो वो आप डिमांड को उससे कर्टेल नहीं कर सकते। और जितने बिजनेसेस हैं, कोई बहुत ही कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपनी इक्विटी पे चल रहे हो, ज्यादातर बड़े बिजनेसेस बैंक लोन्स और इन चीजों पे चल रहे होते हैं, और जब उनकी फाइनेंस कॉस्ट ऊपर जाती है तो वो कॉस्ट को पास ऑन करते हैं टू एंड कंज्यूमर। कोई भी बिजनेसमैन वो कॉस्ट अपने ऊपर नहीं लेता, हाँ मार्जिन श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, वो आगे कस्टमर को जा रही होती है, बिल्कुल डायरेक्टली जो एंड कंज्यूमर है उसी के ऊपर सारा बोझ आ रहा होता है। तो हमें ये इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली नीचे लाना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी। अभी जितने लोगों ने अपना पैसा होल्ड किया हुआ है, बैंक्स में डाला हुआ है, वो पैसा रिलीज होगा, जब वो मार्केट में आएगा तो फिर आपके और आपकी, लेकिन फिर वो अंजुम साहब ने कहा कि वो पार्क ना हो जाए रियल एस्टेट में जाके, तो फिर नहीं रियल एस्टेट नहीं, जब अगर आप ऐसी फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे तो वो बिजनेसेस में लगेंगे कि आपकी इंडस्ट्रीज नहीं लगे, आप इंसेंटिव्स दें। आज पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगने में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज कि आपका रियल एस्टेट जो है, जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट है, वहां पे प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग हो रही होती है। आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना के उसकी चीप लैंड दें ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज लग सकें, सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि वहां इंडस्ट्री ही लगेगी, इंडस्ट्री ही लगेगी, नॉट प्लॉट्स के वो सेल हो जाएं। बिल्कुल। तो उसकी ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह तो कोई भी बिजनेस वाइबल नहीं है कि आपको अगर आज कोरंगी में या साइट में अगर आपको 2 एकड़ की फैक्ट्री लगानी है तो 1 बिलियन रुपीस तो आपको सिर्फ लैंड के लिए चाहिए, तो वो आपका आरओआई निकलता ही नहीं है, तो वो बिजनेस सेंस ही नहीं बनता। तो लोग क्या बोलते हैं, यार फैक्ट्री लगाने के बजाय और इतनी लेबर को हैंडल करो, इतना कैपिटल लगाओ, मैं आज ही बिल्कुल ऐसे ही है, 27 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करें तो मैं आज ये प्लॉट ले लेता हूँ, 6 महीने में अप्रिशिएट होगा, आई सेल इट एंड बाय अनदर वन, और ना उससे कोई मेजर कोई टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो इस तरह तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, ना जॉब क्रिएशन हो रही है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने होंगे कि वो इंडस्ट्रियल जोन्स बना के वहाँ की प्रॉपर्टी ट्रेडिंग को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रखें, चीप रेट्स के ऊपर वहाँ पे लैंड जो है वो दें, चाहे लीज के ऊपर लैंड दें कि जी 15 साल 20 साल की लीज है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है उसको अपना रिटर्न अच्छा तो दिखे, कि उसको लैंड में एक फिक्स्ड एसेट में अपना मेजर कैपिटल ना ब्लॉक करना पड़े। आपने डिटेल तो बताइए, लेकिन ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं तो हमने ये देखा है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कहाँ पर हैं और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसीज दे सकती है, थोड़ा सा एक फैसिलिटेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक पिक्चर के इस साइड पे आके, गवर्नमेंट की साइड पे आके थोड़ा सा देखते हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्या कर सकती है? क्या वो एक प्रॉपर टैक्स फाइलर है या टैक्स देते हैं, तमाम लोग होल्ड नहीं करते, या एक्सपोर्टर क्या करते हैं, एक्सपोर्टर पैसा अपने 3 महीने तक बाहर होल्ड नहीं करते, 90 डेज का अगर है तो वो 89 डे मंगवाते थे, वो भी सोचते थे कि जितना अप्रिसिएशन हो रही है तो वो हो जाए। इस टाइप के आपको कितने जो एक फॉल्स है वो दिखाई देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एक बड़े गलत परसेप्शन है कि एक्सपोर्टर अपना पैसा बाहर होल्ड कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे, जब से डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन जब ये भी बात दुरुस्त है, छोटा सर्टेन अमाउंट कुछ लोग कर रहे हैं, पर इसमें हम सारे एक्सपोर्टर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि सारे एक्सपोर्टर्स नहीं कर रहे। देखिए आज हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट आइकिया को है, वॉलमार्ट को है, नाइकी को, एडिडास को, ऐसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स। और मैं एज अ सप्लायर अगर आज उनके पास जाके बोलूं कि यार आप मेरी पेमेंट 2 महीने होल्ड करके तीसरे महीने कर दें, तो वो मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि जी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग और आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन आपने तो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम लिए हैं तो फिर इतने सारे एक्सपोर्टर्स तो हैं भी नहीं जो सिर्फ मल्टीनेशनल को कर रहे हैं। बायर्स भी वही हैं और वो उनका सिस्टम है, उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इन्होंने डाल दिया, उनको 60 डेज पेमेंट ऑटोमेटिक चेक रिलीज हो जाएगा, इनके सिस्टम में आ जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। आप 2-4 दिन तो प्ले कर सकते हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर ये नहीं उसमें डाल दें, लेकिन और स्पेशली जब करेंसी आपकी स्टेबलाइज हो चुकी है और रोज के 10 पैसे गिरते हैं तो एक्सपोर्टर्स को तो नुकसान है जितना लेट मंगाएंगे आज के हालात में। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पहले चले जाएं 310 320 बिजनेसमैन दुनिया में हर आदमी जहाँ देखता है इंसेंटिव वसूल लेता है, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी को कोई बहुत ज्यादा वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड आया था और नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, एक नेचुरल होता है, कहीं भी आपको इंसेंटिव मिले। मुझे डॉलर, अगर मैं डॉलर बेच रहा हूँ और मुझे मार्केट अच्छे दाम मिले तो हर आदमी एज ए नेचुरल बिजनेसमैन, कोई आम आदमी भी होगा जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी कहेगा मुझे यहाँ से ज़्यादा मिला मैं इसको बेचूंगा। तो ये तो एक नेचुरल साइंस दुनिया में बिजनेस। हमें पाकिस्तान में एक और बात है नताशा, अगर इनकी जवाब खत्म हो गया हो तो हमें एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने चाहिए। हमें एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं करें, चूँकि एनवायरनमेंट
इनको नेगेटिविटी है, हमें ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि 2-4 एंटरप्रेन्योर्स ने अमेरिका की किस्मत चेंज कर दी। वो 5 बंदों के पास अगर 5 कंपनीज हैं तो उनका 10-15 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हमारी इकनॉमी 0.32 की ट्रिलियन डॉलर की है तो उनकी 15 ट्रिलियन डॉलर 5 कंपनीज ने मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करके फिर आगे उसको सेक्टर। तो हमें एंटरप्रेन्योर क्रिएट हम जो नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोई नया एंटरप्रेन्योर पिछले 30-35 साल से हमने नहीं देखा कि ये नया नाम आया हो, ये पुराने नाम है जो एक्सपोर्टर्स हों, कुछ हों, हर एक की कंपनी को 30-40 साल हो गए। तो हमें नए यंग जनरेशन को एक स्पेस देनी होगी उनको। जैसे मैंने कहा स्टार्टअप फंड्स में हुआ है, एक ऐसा सेक्टर है IT जिसमें बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। वो हम एक्सपोर्ट के नज़दीक जा सकते हैं, जितनी एक्सपोर्ट है I-30 की तकरीबन, तो 30 ओवर पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स हम जरूर करें। इस पे बड़ी हमारी मेहनत हो चुकी है। यंग्स रॉ मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, यंगस्टर्स अवेलेबल है, और उनको अपने वो बजाय के बाहर जाएं, बाहर का सुन के जाएं। बाहर की दुनिया में ईजी नहीं है, आप बाहर की जॉब मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ जाके एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले 75 साल में बाहर की दुनिया में लोगों ने यकीनन पैसा बनाया पाकिस्तान, क्योंकि हमारी करेंसी वीक है, डिवेल्यूटी हम कहते हैं भाई इसको तो 50,000 डॉलर मिल गए तो उसको तो 1.5 करोड़ मिल गया साल का, तो 1.5 करोड़ से खर्चे भी हैं। बाहर जाने जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज हो जाए, दुनिया जाए, आपकी दुनिया ओपन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ये नहीं कि एप्पल खाली अमेरिका में ही है या अमेजोन खाली अमेरिका में ही है, दुनिया के हर मुल्क में उनका बिजनेस होता है। हमें दुनिया में आज की दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। और बहुत बड़ी दुनिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, पाकिस्तान का कहीं नाम और निशान उसमें, पाकिस्तान इज़ नो वो ऑन द वर्ल्ड होराइजन के उनके उसमें नहीं है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है। बांग्लादेश का जिक्र होता है, मैं बाहर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, कई और मुल्क, श्रीलंका का जिक्र हो जाता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हम SIFC के हवाले से बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगस्त से हम देख रहे हैं SIFC आने के बाद कुछ FDIs भी पाइपलाइन में मौजूद है, और बहुत सारी जो एक ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, वो FDI के अंदर अब जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये FDI काइंड ऑफ अ थिंग अगर एक्सपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज कर दे तो कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इतनी एक रेवोल्यूशनरी मेजर्स देखिए, इतनी मार्केट तो जल्दी आपके पास है ना, आबादी आपके पास है। ये जो सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सऊदीया, UAE, ये सारे इतना डेजर्ट टाइप मुल्क है, वो चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी आबादी को ये फूड सिक्योरिटी हो। और फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक आइडियल कंट्री है, लेकिन हमें भी उनको अच्छी एक कोशिश देने होंगे। वो जब कौन आएगा, इन्वेस्टर तब आएगा जब उसको अपनी पहले तो सिक्योरिटी होगी, या रेट ऑफ रिटर्न होगा, या उसकी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न आएगा। अगर उसको ये ज़्यादा दे रहे हैं, 2% या 0.5% ज़्यादा दे रहे हैं, वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, जहाँ उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो हम इन चीज़ों में, लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ गुड डिसीजन, और गवर्नमेंट इस पर स्टिक करे। नई गवर्नमेंट आने वाली, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस चीज़ को बनाए कि एग्रीकल्चर हम कंट्री है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कम होते, अब 20 रह गया, 19 रह गया, तो हम एक फूड बास्केट। नीदरलैंड एक छोटा मुल्क है, 1.5 करोड़ आबादी है उसकी, वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वो फूड एक्सपोर्टर है। उनको हॉर्टिकल्चर में देख लें, उनकी हॉर्टिकल्चर की एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, खाली हॉर्टिकल्चर, फूलों मूलों की। तो हम ये देखें छोटे मुल्क ने कैसे एफिशिएंसी पैदा कर ली है, या डेनमार्क ने, ऑस्ट्रिया ने, किसी मुल्क का नाम, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, सिंगापुर 600 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट में बैठे हैं। तो हमें भी एफिशिएंसी और मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट। FDI इंडिया अगर इतनी ले रहा है, मैक्सिको जैसा मुल्क ले रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, इसने ट्रक से भेज देना, सुबह पहुंच जाना है। यहाँ उनको पता ही नहीं है कि अगर इलेक्शन नहीं हो तो क्या होगा। तो हमें ये सारी चीजें का ख्याल रखना होगा। यू आर वेरी राइट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस स्टेबल होते हैं। बहुत सही इन्होंने बताया। मैं अफीफ आपसे पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अनदर पॉइंट, बट वी हैव टू स्टेबलाइज आवर बिजनेस एज वेल। थोड़ा सा हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, या हमारे थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाती है, बहुत एक मुश्किल आ जाती है। पॉपुलेशन इज अनदर इशू कि वो बहुत ज़्यादा है, हमारी अपनी ग्रोथ ही अपनी ही पॉपुलेशन को फीड करते करते ख़त्म हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आप कैसे देखते हैं? मतलब इन चीज़ों को भी तो थोड़ा सा देखना होगा ना। देखिए, डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन है वो, मतलब गवर्नमेंट कितना आपको सप्लाई करे, कितनी चीजों के लिए आपका, अगर आपके पास वीट नहीं है तो वो फटाफट पहले ऑर्डर कर देते हैं, कोई इशू, किसी चीज की कमी ना हो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके ऊपर कोई पिन पॉइंट ना करे। गवर्नमेंट से हमेशा हमारी रिक्वेस्ट ही ये रही है कि आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो दें, एक दफ़ा आप बिजनेस को चलने तो दें, आप बिजनेसमैन को एक दफ़ा परफॉर्मेंस का मौका तो दें, कि हमें ये डर ना हो कि यार जो आज मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो 1 साल बाद वो मेरा डबल हो जाएगा, कि मेरे पास सरचार्ज लग के आ जाएगा, 3 साल बाद सरचार्ज लगकर आ जाएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक। अभी जो हमारे पास नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के, और आगे की जो हमारी तैयारी है, जैसे मैंने SIFC का जिक्र किया, आपको क्या दिख रहा है अब? जो एक इंसान की फोरकास्ट होती है, थोड़ा सा एक प्रेडिक्शंस होती हैं। देखिए, SIFC का स्टेप बहुत अच्छा है। अच्छा, जिन सेक्टर्स के अंदर वो फोकस कर रहे हैं उसके अंदर
हमारे पास बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मार्जिन है ग्रो करने का। हमने आज तक कभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को फोकस ही नहीं किया। हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सिर्फ 3 चीज़ों को फोकस किया, चावल, आम और कीनू। इसके अलावा हमने क्या एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर से? कुछ नहीं। जबकि हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये जो अब स्टेप लिया गया ये बहुत अब राइस वाले बड़ी वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने वैल्यू एडिशन में की हैं। तो अब जैसे हम कीनू और आम की बात कर रहे हैं, तो हम इसी के अंदर वैल्यू एडिशन ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी, जब हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है तो हम इसकी जूसेस डेवलप करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम अच्छी क्वालिटी के जूसेस बना के इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया से डिमांड आएगी। और ये बताओ जी, पाकिस्तानी फ्रूट का वो है, जिस तरह पाकिस्तानी मैंगो की या ऑरेंज की जितनी वर्ल्ड में डिमांड है, अगर यही बताओ कि इसी से ये जूस बन के आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी भी इतनी डिमांड होगी। और उसके अलावा हमारे पास बेतहाशा फ्रूट्स हैं। हर पाकिस्तान, हर रीजन के अंदर डिफरेंट फ्रूट ग्रो हो रहा होता है, डिफरेंट सब्जियां ग्रो हो रही होती हैं। जो हम मिडल ईस्ट, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन चंद मुल्क वहाँ पे हैं, आपका कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, मतलब मेजर वेल्थ तो इन्हीं के पास है। और हम इतना बड़ा इनसे बेनिफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो बेनिफिट हमें वो और किसी को नहीं है कि विद इन 2 डेज हमें हमारी रीच है। तो जो पेरिशेबल आइटम है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि 2 दिन में हमारे पास ही ये उनके पास डिलीवर हो सकता है। तो इससे बड़ा हमसे ज्यादा एडवांटेज किसी कंट्री को नहीं है जो एग्रीकल्चर कंट्री हो, जो इतनी जल्दी उनको प्रोडक्ट पहुंचा सके। एग्रीकल्चर भी रखा गया है SIFC के अंदर इसी पर्पस के तहत कि अब एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना है, वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। बहुत अच्छा पोटेंशियल है और लेबर अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, आबादी आपकी है। तो हमें एक, और वहाँ जो सही कहे मैंगो या ऑरेंज की कोई दुनिया में कोई ना स्पेन, ना अर्जेंटीना, ना फिलीपीन, ना इंडिया, जो हमारे जो ये आम की खुशबू या किन्नू या फूलों की जो खुशबू है, मैं हमेशा कहता हूँ हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे जा सकते। जो इंडस बेल्ट है, ये 5-7 हज़ार साल पुरानी जो तहजीब सारी चल रही है, ये जो हैदराबाद के फूलों की खुशबू, मोतिया, चंबेली, रात की रानी, गुलाब, ये दुनिया में कहीं नहीं है। वो हॉलैंड में फूल हैं, खुशबू नहीं है। तो हमें तो ये बहुत बड़ी, हम तो यहाँ पे उम्रे में लोग जाते हैं, हाथ पहना के जाया 5-10 रुपये का लाख, एक बंदा उम्रे से आता है, 25 बंदे जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई एक्सपोर्ट करें, आप खुदा के वास्ते एक्सपोर्ट करें, हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। और ये हॉर्टिकल्चर की एक्सपोर्ट इतनी बढ़ सकती है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और गवर्नमेंट, और वो लैंड निस्बतन सस्ता है एक इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर का भी ना बहुत, ये फ्लोरिडा एक छोटा सा सूबा है, जो जूस की बात की, वो बिलियन ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट करे अपने ब्रांड बना के। टॉपिक ये 2-4 जो भी टॉप के ब्रांड है, वो सारी बड़ी कंपनीज, पेप्सीज, कोक, ये सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट करिए फ्यूचर हेल्दी प्रोडक्ट में, जो हमारे अवेलेबल है, जो मार्केट नहीं कर पाए किसी से। चाहे वो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ना हो। मैंने कहा ना, आज से 2008 में हम डिस्कस कर रहे थे हमें कोल्ड स्टोरेज लगाने चाहिए। आज 12 साल हो गए, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। तो हम ऑफ सीजन हो या ना हो, तो हम हर 14-12 महीने एक्सपोर्ट कर सकें। ये ओकरा की बात की, सब्जियों की बात की, तो हमें तो ये छोटे छोटे मुल्क, ये डेनमार्क, ये ब्राज़ील, डेनमार्क, उनकी दुनिया में एक्सपोर्ट देखें, हलाल फूड वहाँ से आ रहा है, कमाल है। मतलब हमारा मुस्लिम मुल्क होते हुए हमारी एक्सपोर्ट हलाल, और वो बिल्कुल उनकी कितने, फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनी डू ही देख लें, 4-5 बिलियन डॉलर की चिकन की एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर में तो गवर्नमेंट भी ये कर सकती है कि हर रीजन में अपने कोल्ड स्टोरेज बना के, जो इस वक्त फार्मर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी वो जब तक प्रोडक्ट को लेकर, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को मार्केट तक आते हैं, वो आधे खराब हो चुके होते हैं। तो जितना ये फार्म से करीब करीब कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, गवर्नमेंट अब कोल्ड स्टोरेज बनाए या इंसेंटिव दे उनको जो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जी आप ये कोल्ड स्टोरेज बनाएं, आपको जो है वो इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल अगर 10% है तो आपको अगले 5 इयर्स के लिए 5% इनकम टैक्स होगा। तो आप जब ऐसे बेनिफिट देंगे, तो इसमें ना आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं, और आपके पास टैक्स रेवेन्यू इससे जनरेट होना डबल हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे जो सप्लाई चेन है उसको तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देना, तो वो जितनी एक्स्ट्रा सेल है वो आपको और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और जो आपका फल फ्रूट जाया हो जाता है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, उसको आप उससे भी कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, वो खराब भी नहीं होगा, फिर इतना वेस्ट नहीं होगा। मिनरल्स के ऊपर कभी काम नहीं किया पाकिस्तान में, जितने मिनरल्स हैं अब हो रहा है, SIFC में हो रहा है माइनिंग एंड मिनरल का, SIFC ने इसके ऊपर फोकस किया, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। पाकिस्तान का जो डेट है वो हम विद इन कपल ऑफ ईयर्स उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ अपने मिनरल्स को यूज करते हुए, लेकिन हमने कभी उसको एक्सप्लोर किया ही नहीं। तो अब जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अच्छा है कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं उनको पार्टनरशिप कराएं विद द लोकल पार्टनर, ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री भी ग्रो हो, हमारे अपने एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन भी ग्रो हो, और जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है वो पाकिस्तान में होल्ड भी रहे। और थोड़ा सा माइंड मेक भी करना पड़ेगा। अंजुम साहब ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी कमेंट में कहा था कि हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चेंज लाने के लिए आपको लोगों का माइंडसेट चेंज करना होता है, और जब तक हम ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि हमें खुद जो है वो इंडिपेंडेंट होना है, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है,
हमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को भी माननी पड़ेंगी। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं किस करते, किस्म की ख्वाहिशात? आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को आप ना यूज करें। अभी आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी के नंबर सही नहीं है, तो आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ना यूज करें, आप लोकल ब्रांड्स को ज्यादा सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा कि लोकल ब्रांड्स में भी क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वालिटी अगर वैसी होगी तो व्हाई नॉट। थोड़ा सा भैया वो होता है डिसएग्रीमेंट। मैं कहता हूँ आप दुनिया में ना बंद नहीं कर सकते। मैंने जर्मन से कहा, वो हम कहते हैं अपनी इम्पोर्ट बंद करते, फिर अब हम आपकी क्यों मान लें? तो आप ये नहीं कर सकते। आप लोकल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे गिव एंड टेक वाला दोनों। अब जैसे कॉपर हमने की, ये माइंस की आपने बात की, तो कॉपर्स पे थोड़ी स्टडी हुई, मेहनत हुई, कितने $100 मिलियन की भाई एक्सपोर्ट। लेकिन इसमें सोशल मीडिया पे कैंपेन भी स्टार्ट हो गई दोबारा कि हमने दे दिया अपना सरमाया दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। बढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं, आज एक सिंगल मुल्क ऐसा नहीं जो खाली लोकल डिपेंड करे अपने मुल्क पे। आप अपना बेस जरूर बढ़ाएं। आपको जब इंपोर्टेड आपके आइटम्स आते हैं तो आपको कंपटीशन होता है, आप उनसे क्वालिटी कंपेयर। आप अगर चूंकि आज से कुछ साल पहले कैचअप्स बनती थी, लोग चेक करते कैचअप भी नहीं है, जो बाहर से इंपोर्ट लाओ हुई तो चक्कर हुआ कि ये भी कैचअप ये होना, इसमें कैचअप ऐसी होनी चाहिए। तो कंपटीशन होता है। आपको क्वालिटी लाजमी बाहर से रखना पड़ेगा। ये खुद बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इनको अंदाजा होगा कितनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये हमें बाहर से सीखना भी है, और लोकल बेस बिल्कुल आपको लोकल को बढ़ाना चाहिए। एट द सेम टाइम बंद नहीं कर सकते इंपोर्ट कभी दुनिया में। अमेरिका बंद कर दे, चाइना तो अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है, बंद कर दे इंपोर्ट सारी दुनिया से, नहीं कर सकता। जो कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। इसको थोड़ा सा वो रेगुलेटरी ड्यूटी वाला फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो नॉन टाइम बेस आप लगा दें, कुछ ऐसा लगा दें। लेकिन आप इंपोर्ट दुनिया में आपकी कैमरा अगर पाकिस्तान नहीं बनावा, आप कहेंगे इंपोर्ट बंद करते तो ये ऐसा हो नहीं सकता। आपको लोकल इंडस्ट्री डेवलप करनी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। जर्मन्स के एक वक्त था ना जब कोविड आया हुआ था, तो वो पेट्रोल बंद कर दो, फिर उसके बाद क्या हो गया था, हमारे पास कितना इशू हुआ था। तो ये वाले डिसीजन भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का, हमेशा हम कहते हैं पोटेंशियल है, तो वाकई हमें ना ये 2-4 हम चले 100 चीजें ना पकड़े। माइंस की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, IT की बात की, तो हमें एक्सपोर्ट की बात की, हमें रेमिटेंस की बात की। रेमिटेंस से पैसा जितना आता है वो वहाँ बेचारा उड़ जाता है अनप्रोडक्टिव में, वो कर्जों में इसमें उसमें दे देते हैं। आपको $2 बिलियन या तो लोन रोल ओवर हो रहे हैं, या फिर लोन $2 बिलियन इंडिया सऊदी UAE से रोल ओवर होना है। हमारी टेंशन होती है। प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा, दूसरों ने लिखा, अब वो बेचारे मुल्क के लिए लगे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सब लगे होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उनका तो दिल नहीं होता कि कोई ऐसी बात हो। लेकिन खुदा ना खास्ता वो कहते हैं रोल ओवर नहीं कर रहे $2 बिलियन, तो आपकी तो कर्ज में कल प्रेशर आ जाएगा कल। तो हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, हमें रिजर्व आगे बढ़ाने हैं, हमें लाजमी तौर पर सही कहें एक्सपोर्ट बनानी होगी। लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट, देखें माइंस है, आपने कॉपर एक्सपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट ने सड़क बना के देनी है वहाँ तक। ये सड़क बनाना इनका काम नहीं है। वहाँ तक दे जाके हमारे रेमिटेंसेस, हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारे जो भी एक एक्सपेंडिचर्स को कम करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना, बंद नहीं करना बट सब्स्टिट्यूट करना। डेफिनेटली लग्जरी आइटम्स। आज हम 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी में यहाँ पे घूम रहे हैं, वो हमारी नेसेसिटी नहीं है ना। वो गाड़ी हम लोकली बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम टोयोटा की असेंबली यहाँ क्यों नहीं लाते? ये ऐसा सा लाएं, बिल्कुल लाएं। ठीक है। सब एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि फलाने कंट्री में, लेट्स सी बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आपने एक्सपोर्टर्स के लिए नया रूट बना दिया है, तो ये तो एक अलग सी चलने बात है। हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ी तवज्जो दें, एक्सपोर्ट्स को ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंस दें, एक्सपोर्टर्स की वैल्यू पाकिस्तान और गवर्नमेंट भी उनकी रिस्पेक्ट करे। ये बांग्लादेश का मैंने लास्ट टाइम आपको किसी प्रोग्राम में कहा था, वहाँ भी होता है, वहाँ भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज है बड़ी मेजर। लेकिन जब वो आपको बताया था, जब वो एक्सपोर्ट का ट्रक निकलता है ना, तो वो आपस में पत्थर फेंकने वाले रुक जाते हैं। उनको जो EXP लिखा हुआ है उस ट्रक पे लिखा होता है एक्सपोर्ट का माल है, वो रुक जाते हैं। हमारे यहाँ लोग मेक श्योर करते हैं इसको ट्रक को जला दो। तो कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा? आपको ये सब चीजें सोचनी है। इसीलिए तो SIFC के बाद वो जब ट्रक निकल जाता है वो फिर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये चीजें हमें ये, अच्छा मतलब लड़ाई को आप मना नहीं कर रहे? मैं मना नहीं कर रहा, नहीं मैं उसकी चीज के फेवर, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब नहीं होने देते। एक्सपोर्टर अपने आप को वो फील करता है, ठीक है अभी कुछ वाकयात हुए बांग्लादेश में, और देखिए फिर जब कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो असर आता है। उन्होंने अपनी कॉस्टें बढ़ाई होंगी, कॉस्ट बढ़ी है, वो जो भी है। तो आज भी उसके बावजूद की एक्सपोर्ट को $45 बिलियन टच कर गई। अच्छा ऐसी चीजों से फिर हमारे लिए भी स्पेस क्रिएट होता है, हमारे अपने मुल्क के लिए स्पेस क्रिएट होता है। हमें पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है, बहुत। ये जैसे इस चीज में है, कार्ड बॉक्स जो कहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है माशाल्लाह। तो ये तो नहीं कहे कि हमें गवर्नमेंट भाई ड्यूटी साई रिफंड, ये कहते हैं भाई एनवायरनमेंट क्रिएट करें प्लीज, ताकि आगे बढ़ सके। ये 1 से 10 फैक्ट्रियाँ लगाएं, और है पोटेंशियल, लग सकता है। लेकिन ये एक फैक्ट्री में फंस जाते हैं, और एक फैक्ट्री में इनको 27 डिपार्टमेंट देखने, आज के ज़माने में जब 40 साल हो चुके हैं, वो आगे इनको तंग करे, या एक इनके कहने के नोटिस में फैक्ट्री बंद कर दे, तो ये पावर नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत इसमें काम किया था, हमने बहुत ही चीज़ें की थी, और मैं कहता पावर खाली चेयरमैन या डिप्टी जो नीचे FBI आ गए उनके पास हो, नीचे हर क्लर्क के पास ना हो कि आके की फैक्ट्री हाथों बंद कर दे, जिसके कितने साल लगी है। SIFC के अंदर FBR रिवैम्प के भी बातें हो रही हैं, और ये भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो मैं आप दोनों से पूछती हूँ कि ये SIFC के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ना सिर्फ अब सब चाह रहे हैं कि SIFC के थ्रू हो जाए काम, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन, पावरफुल एपेक्स बॉडी, और आपके पास तमाम सोल्यूशन आ जाते हैं।
देखिए असल में सारे डिसीजन मेकर और इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं SIFC में, तो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हो सकती है, तो लोग उसके ऊपर रिलाई ज़्यादा कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। जहाँ तक है हमारे FBR की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम FBR को जितना रेवोल्यूशनाइज कर दें। हमें FBR के उनका साथ क्या साथ होगा जो नॉन फाइलर हैं, अब देखिए उनका क्या वो तो गलत है ना, वो 100% गलत है। जो आपने कमाया उसको टैक्स देना चाहिए। मैं कहता हूँ बेचारा गरीब आदमी है, वो कम कमाता है तो उस पर तो टैक्स नहीं है ना, लेकिन वो जब 12 लाख से ऊपर कमाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप भाई 500, 10,000, 2,000 नहीं है सर, उसके ऊपर तो इनडायरेक्ट इस कदर नहीं, तो वो टैक्स खुद है, वो गलती हर में ना चीज के ऊपर भाई, टैक्स बात दे सुने रहा ना, है जब वो वो। गाड़ी खरीदने जाएगा, एक नॉन फाइलर है, वो गाड़ी खरीदता है उसको 5 लाख टैक्स देना है, और फाइलर है तो उसको लाख में टैक्स देना है, तो 4 लाख वो वैसे ही ज्यादा देगा टैक्स। तो टैक्स नेट में आ जाएं और गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए अगर टैक्स को बिल्कुल, और इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, तभी गुर्बत कम होगी। आप 10 करोड़ आदमी गुर्बत से नीचे है, 10 करोड़ अफराद, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी क्रिएट। जब आप बड़ी गाड़ी में आएंगे दूसरा नहीं होगा। राइट। फिर जैसे मैं ये चाहती हूँ कि आप जरा नॉन फाइलर और फाइलर का फर्क भी जो है ना अंजुम साहब के सामने जरा वाजे कर बता दें, दें। वो शायद भूल गए हैं थोड़ा सा कि 4 लाख और 1 लाख नहीं है, ये कम है, 50,000 और 1 लाख 1 का लाख फर्क है, हाँ। इतना फर्क है बड़ी सिर्फ। गाड़ी में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो आपका तो वो percentage वही है ना बढ़ती कि आती वो इतना छोटा बेनिफिट मतलब डिफरेंस है कि नहीं, 1 बैंक से लाख पैसे निकालते हैं, उनको पैसा 0.6% लगता है, पैसा निकालते हैं, टैक्स पे पे नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ आप साल में का अपना गिन लो, आपने कितना दे दिया है खाली गवर्नमेंट से छुपाने के लिए, टैक्स देके सुकून से आप अपना काम कर सुकून लें। से आप फाइलर बने। जो गवर्नमेंट तंग करती है, जो बेचारे लोग सुनते हैं कि जो टैक्स पे है उसको तंग करते हैं, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को टैक्स पे बनना चाहिए, उनके गवर्नमेंट फायदे की हैं। अपनी ड्यूटी है, वो रेगुलेट और गवर्नमेंट तंग ना करे किसी से। रेगुलेट करेंगे, और लोगों की भी अपनी जो ड्यूटी टैक्स है नेट में है उसको 3 साल तक बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ ना कहे, कुछ भी ना कहे, उनको वो आगे टैक्स खुद नेट में आगे और देना चाहते हैं। डिजिटलाइज होना चाहिए FBR का digitalize निजाम। होना जी, चाहिए, अफीफ। और एक एक चीज पकड़े। जो मैंने पहले ही बोला था कि आप कैश विड्रॉल पे लिमिट लगा दें कि आप कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकते, आपको बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है आप बैंकिंग चैनल यूज करें। सेकेंडली जो एक परसेप्शन है कि जी इनडायरेक्ट टैक्स लोगों से लिया जा रहा होता है, गरीब आवाम से भी इनडायरेक्ट टैक्स। आप मुझे बता दें कि आज कितने रिटेलर और होलसेलर बैठे हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं। सही। जो आपकी मेजोरिटी ये जो आपके इलाकों में किराने के स्टोर्स हैं या जो आपने छोटी सही कहा, मार्केट्स जो हैं, एंड कंज्यूमर को पास ऑन हो जाता है ठीक हर है, चीज। तो वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा, बल्कि इस टैक्स की चोरी कैसे हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने आगे टैक्स नहीं दिया, उसने सेल दिखाई ही नहीं अपनी, तो वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा। तो कंपनी ने तो अपनी, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी है कोई भी, जैसे कोक पेप्सी हो गई या हमारा पाकोला हो गया, उसने पाकोला की बोतल निकाली, उसने सेल कर दी, तो उसने तो टैक्स दे दिया। लेकिन क्या उसके बाद जो दुकान वाले ने सेल की उसने टैक्स दिया? नहीं। उसके पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने टैक्स दिया? नहीं। तो जब तक हम हैज टू बी टैकल, ये चीजें जो है वो पॉइंट आउट होनी चाहिए। और इसके बाद जो 7.5 मिडिल लाख मैन आउटलेट है, है। खासकर जो मिडिल मैन और आरती जो होते हैं 7.5 लाख बड़े, आउटलेट है, उसमें से अगर 10,000 दे हुए हैं या 15,000 दे हुए हैं और 6-7 लाख वो नहीं दे हुए टैक्स, उन सबको टैक्स नेट में लाएं। He's right कि वो सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं होंगे, आउटलेट्स ही होंगे, वो तो कोई करियाना है, कोई सिंपल गवर्नमेंट रिटेलर्स है। तभी गवर्नमेंट स्कूल बना सकती है बच्चों के लिए, तभी गवर्नमेंट चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, तभी गवर्नमेंट वो मिनरल का आपने कहा सड़कें बना सकती है। करप्शन गवर्नमेंट को अपनी जगह रोकनी और चाहिए। सबकी विश लिस्ट दी है, पूरी सबकी विश लिस्ट है, है, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत कम है, उसमें से आधे तो नील फाइलर है, बाकी जो है वो 9% जीडीपी आपका टैक्स बहुत रेशियो लोएस्ट हो गया है इथोपिया सोमालिया से आप दिस कंपेयर इज द करें। रीजन कि अब आपको FBR भी रिवैम्प होते हुए दिखाई जी, देगा, और जी। IMF की भी ये एक कंडीशन है कि आपको फाइलर बढ़ाने हैं। अब बिल्कुल। आपको सिर्फ टैक्स कलेक्शन, आप हर बार बोलते हैं ना मिस स्टार हो गया, चले ओके। देखिए वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम डिजिटलाइजेशन में नहीं जाएंगे। आज मैं पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे के हाथ में कम से कम एक स्मार्टफोन तो है ही जी। है, और जब वो स्मार्टफोन व्हाट्सएप के लिए और वो अपनी सोशल बातों के लिए मीडिया और के लिए, सोशल हाँ। मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम वो स्मार्टफोन अपनी ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक उस पर भी करने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इंडिया ने आप देखें उन्होंने QR कोड के ऊपर पेमेंट का पूरा जनरेट कर दिया। चाइना ने जो है वो अली पे और WeChat के ऊपर अपनी पूरी पेमेंट स्ट्रक्चर को ले गए। तो हम भी डेफिनेटली ये कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट भी हमारी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनवाएं और उसके ऊपर विदाउट एनी स्कैम आपके, क्योंकि यहाँ पर पहले चीजें बनती नहीं है, थोड़ा सा उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा रेज हो जाते हैं जल्दी। देखिए स्कैम दुनिया में हर चीज होता है, 100% बुलेट कंट्रोल नहीं तो कर कुछ सकते। नहीं बना सकते कि जी इसमें स्कैम कभी होगा नहीं। वो लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा एजुकेट करना लाजमी कि है। जी आप इस तरीके के स्कैम से बचें, इस तरीके से स्कैम्स होते हैं, आप इस मैसेज तरह से आते हैं, बचें। मैसेज आपको आते हैं। आज भी दुनिया में लोग मिलेंगे जो वो ईमेल स्कैम्स में अभी भी फंस जाते हैं कि आपके पास दुनिया से कहीं से ईमेल आ रही होती है कि हमारे पास इतने फंड्स हैं और आप इन्वेस्ट करें हमारे साथ। आज भी दुनिया तो क्या हम ईमेल बंद कर दें ईमेल पाकिस्तान बंद के कर दें, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका सिस्टम लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। और टैक्स नेट में लाना बहुत जरूरी है। मुल्क की आगे बका का सवाल बिल्कुल इसी में है कि हमारे लोग टैक्स पेयर्स बढ़े,
मैं फिर बताओ देखेगा आपकी इनकम का जो भी स्लैब गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसके बाद आपका टैक्स इतना नहीं है जो लोग शो मचाते हैं। जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं बनेगा, ना स्कूल बनेंगे, ना आपके बच्चे पढ़ सकेंगे, ना आप कुछ कर सकेंगे। तो हुर्बत देकर पाकिस्तान में है ना। अच्छा, लोगों से अगर टैक्स का बोले, जो टैक्स नहीं देते, खासकर वो बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं देते, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो देते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जो नहीं देते वो बोलते हैं कि आपने इतना मुश्किल कर दिया है निज़ाम,